नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। गुजरात का वडोदरा शहर, जिसकी बातें हम अक्सर करते रहते हैं वीएनएम टीवी पर, और वडोदरा शहर के भारतीय जनता पार्टी के अब सस्पेंडेड नेता और कॉरपोरेटर आशीष जोशी। ये कहानी पूरा वडोदरा शहर पिछले कई वक्त से देख रहा है। जब कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, जीत कर आए आशीष जोशी, और उसके बाद 1.5 साल पहले जब हरणी बोट कांड हुआ, उसके बाद पीड़ितों के लिए हमेशा लड़ते रहे, आवाज उठाते रहे। सभा में भी हरणी बोट कांड का मुद्दा हमेशा जोरों शोरों से उठाते रहे। और लास्ट का जो एपिसोड था जिसमें उनका नाम आया, वो था मुख्यमंत्री की सभा में 2 पीड़ित महिलाओं ने उठकर कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री बिगड़ जाते हैं और कहते हैं कि कौन से एजेंडा के साथ आप आए हैं। पूरे गुजरात में बहुत किरकिरी होती है और उस किरकिरी का बदला जो है वो आशीष जोशी से लिया जाता है कि आप पार्टी विरोधी गतिविधि करते हैं और उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। चलिए, सस्पेंड कर दिया जाता है, वहां तक की कहानी शायद ठीक भी है, लेकिन उसके बाद की कहानी और भी भयावह है कि अगर कोई पार्टी अपने नेता के साथ ही ऐसा कर सकती है तो आम आदमी के साथ क्या नहीं कर सकती। आशीष जोशी को लैंड ग्रेबिंग के एक मामले में फंसाया गया। न सिर्फ आशीष जोशी को, 20 लोगों को नोटिस दी गई। अब आनन फानन में कलेक्टर ने नोटिस तो दे दी, लेकिन बाद में सच्चाई ये सामने आई कि उसमें से 11 नोटिस वापस लेने पड़े। 9 लोगों पर अभी भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन क्या है ये पूरा लैंड ग्रेबिंग का मामला? आशीष जोशी कितने दोषी है, कितने सच है, और पार्टी ने उनके साथ जो बदला लेने की कोशिश की है वो क्या है, वो आज सब जानेंगे। और उनके साथ साथ हरणी बोट कांड से ही वकील हितेश गुप्ता उनके साथ लड़ रहे हैं और ये वाला मामला भी लड़ रहे हैं। तो दोनों मेहमान हमारे साथ है। आशीष जोशी हमारे साथ है। आशीष भाई, स्टूडियो में स्वागत है। और हमारे साथ वकील हितेश गुप्ता, वडोदरा के जाने माने वकील, भी हमारे साथ हैं। इन दोनों से जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है और किस तरीके का पूरा षड्यंत्र रचा गया है। एक तरह से आशीष जोशी, जो भारतीय जनता पार्टी के ही सालों से वफादार कॉर्पोरेटर अभी से बने, लेकिन उससे पहले भी परोक्ष रूप से वो पार्टी से जुड़े हुए थे और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आगे लाने में उनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका रही है और वडोदरा शहर ये बखूबी जानता है। आशीष भाई, ये चलिए, आपको सस्पेंड कर दिया गया, वहां तक माना जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के सामने आवाज उठाना, एक पिता के सामने माएँ बोलती हैं कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, 5 मिनट मिलने की बजाय उन्हें ये कह दिया जाता है कि आप एजेंडा लेकर आए हैं। उसके बाद उनसे मुलाकात भी होती है, लेकिन हमें भी पता है उस पर कोई कार्यवाही अभी तक हुई नहीं है, होने भी नहीं वाली। कार्यवाही आप पर होती है, वहां न्याय देने के बजाय कार्यवाही आप पर होती है। आप पर यह इल्जाम लगाया जाता है, क्या सच है क्या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहा जाता है कि आशीष जोशी ने उन्हें भेजा, कुछ व्हाट्सएप चैट सामने आए और आपने उन्हें भेजा, आपको सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद ये लैंड ग्रेबिंग का जो मामला उठाया, क्या कहेंगे इस पर? जनवरी 2024 में जब से हरणी लेक जोन दुर्घटना हुई, तब से लेके आज तक मैं और हमारे विद्वान दारा शास्त्री हितेश भाई दोनों इस परिवार से जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप चैट की जो बात हुई, पूरे ग्रुप में हर रोज़ व्हाट्सएप चैट होती है। हर रोज़ वो लोग कहीं ना कहीं हितेश भाई को या मुझे अब क्या करेंगे, क्या होगा, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे न्याय मिलेगा, ये सभी बातों पे वो हमारे से व्हाट्सएप ग्रुप में चर्चा करते हैं। ये पीड़ित परिवार कहीं ना कहीं न्याय के लिए हर जगह घूमता रहा। पिछले सालों में मुझे भी बोला गया कि पार्टी की ओर से कि भाई आप इनको साथ में रखिए, इनको भरोसा दिलाइए कि इनको कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है, चाहे राहुल गांधी आए, चाहे ऋत्विक जोशी आए, चाहे ईशुदान गढ़वी आए। ये सभी बात मैंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के कहने से इनको भरोसा भी दिलाया। फिर ये लोग जो भी पूरा एक बढ़तर की जो इनकी कंपनसेशन की जो पूरी प्रक्रिया थी, उसमें भी मैं इनके साथ रहा। हितेश भाई ने पूरे उनके जो भी उनका बैकग्राउंड है, बेचारे जो गरीब लोग हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री कलेक्टर के सामने रखी और एक अच्छा कंपनसेशन इनको मिले, इस हिसाब से हमने पूरा प्रयत्न भी किया, ट्राई सब जगह से किया। लेकिन इनको न न्याय मिलता है। इनको लगता है कि ये प्रशासन बोल कुछ रहा है और कर कुछ रहा है। विनोद राव को नोटिस
हाई कोर्ट ने बोल दिया कि भाई आप गवर्नमेंट को बोला गया कि भाई आप उनके ऊपर एक्शन लीजिए, वो नहीं हुआ। स्कूल संचालकों को बोला गया कि भाई आप जो ग्राउंड है, एक तरीके से ग्राउंड लैंड ग्रैबिंग जैसा ही है, वो कुछ कार्यवाही नहीं होती है, जो लागत है वो नहीं वसूली जाती है। कॉरपोरेशन में जो जवाबदार जिम्मेदार अधिकारी है उनको बाकायदा कॉरपोरेशन रिटायर कर देता है और उसके बाद में कोई छोटी मोटी अमाउंट उनके ऊपर पेनल्टी लगा के दिखाने के लिए सिर्फ 5,000। सिर्फ 5,000। तो ये सब बातें मयूरिका जी उनके घाव पे नमक छिड़कने जैसी उनको कहीं ना कहीं लगती थी। फिर भी मैं उनको और हितेश भाई दोनों मिलके उनको शांत रखते थे कि भाई आप शांति रखो, आपको कहीं ना कहीं से न्याय मिलेगा। फिर डिक्लेरेशन होता है फरवरी महीने में कि भाई 32 लाख रुपए और 9% इंटरेस्ट के साथ इनको सबको देना है। पूरा कोटिया बंधु दिमाग से पहले तो हाई कोर्ट में ये सब एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हम पैसा देने के लिए तैयार है। उसके बाद में बोलते हैं कि हमें 25% के 4 इंस्टॉलमेंट करके दे दीजिए। इंस्टॉलमेंट आज तीसरा भी ख़त्म हो गया, अब तक एक भी पैसा उनको मिला नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सब देख के उनकी जो धीरज थी वो कहीं कम होने लगी और उनको ऐसा लगा कि हम मुख्यमंत्री को जाके मिले। लास्ट फरवरी महीने में भी जब मुख्यमंत्री एक प्रोग्राम में आए, सर्किट हाउस में रुके, तो यही हमारे बड़ौदा सिटी की पुलिस ने उनको पहले समझा और फिर धमका के वहाँ से निकाल दिया। उसके बाद बिहार दिन के मौके पर अकोटा आते हैं मुख्यमंत्री, तब भी उनको हाउस अरेस्ट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता था कि हमको मुख्यमंत्री से मिलने क्यों नहीं दे रहे। और फिर ये दोनों पीड़ित माताओं ने हिम्मत करके सिर्फ जाके मुख्यमंत्री को बोला है कि हमको कोई 1.5 साल से आपसे मिलने नहीं दे रहा है। ये सब पूरा हंगामा होने के बाद हम पे उंगली उठाई जाती है कि ये सब आपने करवाया है। तो मैं तो बोलता हूँ, मैं तो पिछले 16 महीनों से इनके साथ हूँ। आज अगर मुख्यमंत्री को करना है तो ये 2 तारीख को मुख्यमंत्री को जब उन्होंने दीनदयाल भवन में रिक्वेस्ट की थी, उसके बाद भी आज 20 दिन गुजर गए, फिर भी अगर वहाँ से कोई अप्रोच नहीं है उनके, और ऊपर से उनको क्राइम ब्रांच में उठा के बिठाया जाता है और हम पर लैंड ग्रैबिंग हमने किया है वो अभी उनको याद आ गया। सस्पेंशन हो गए ठीक है, पर उसके बाद हमने इतनी बड़ी जगह जो है सालों से वहाँ पर 60 साल से झोपड़पट्टी है, वहाँ पर लोग गरीब लोग वहाँ रह रहे हैं। मैंने 2009 में ये प्रॉपर्टी हमारी वाइफ ने खरीदी थी, तो वो उसके दस्तावेज में भी लिखा गया है कि इसके साउथ साइड पे महादेव का मंदिर है। ये सब होता है केवल कि भाई हम अब ये हरणी लेक जोन में अब पीछे रहे नहीं, हम शांत हो जाए, हम न्याय के लिए लड़े नहीं। ये इनकी बस एक ही बात है कि आशीष जोशी को कैसे शांत करना है। आशीष जोशी को चुप कराने की यहाँ बात है, लेकिन 1.5 साल से जो पीड़ित लोग लड़ रहे हैं उन्हें न्याय दिलाने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हम सब जानते हैं जब मुआवजा आया तो अभी हम खुश हुए कि चलिए बच्चे गंवा दिए, लेकिन उन्हें एक हैंडसम अमाउंट मिलेगा। और शायद उन बहुत गरीब लोग हैं, हम सब ने उन्हें देखा है, बहुत गरीब लोग हैं, झुग्गियों में रहते हैं, झोंपड़ों में रहते हैं, ऐसे गरीब लोग हैं। और उन्हें न्याय देने की बजाय अगर मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप कौन से एजेंडा के साथ आए हैं, उसके बाद जब 20 दिन बीत जाते हैं तब भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। कहाँ तक पहुंचा ये मामला और ये नया मामला जो शुरू किया गया है उसका क्या स्टेटस है, ये जानते हैं। एडवोकेट हितेश गुप्ता हमारे साथ है। सर, सबसे पहले तो हरणी पोर्ट कांड 1.5 साल हो गया है, आप लगातार लड़ रहे हैं, आप लगातार यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, हर संभव कोशिश आप कर रहे हैं, वो मामला कहाँ तक पहुँचा है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ था और जो FIR दर्ज की गई थी उसके कंप्लेनेंट थे राजेश चौहान, कार्यपालक इंजीनियर कॉरपोरेशन के जी। और बाद में एक इंक्वायरी चलती है, उनको रिटायर हो जाने दिया जाता है और फिर पता चलता है
कॉरपोरेशन को कि वो भी दोषी है और उनके रिटायरमेंट के पेंशन में से 5,000 हर महीने कम कर दिया जाए। मतलब कहीं एक मजाक हो रहा हो वैसा पहले ही दिन से शुरुआत हुई इसकी। एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज होने के बाद एक अरेस्ट किया गया सबको। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज उस दिन रात को 18 जनवरी 2024 की रात को जो हुआ था, हम क्यों इसमें पड़े हैं, मैं खुद एक एडवोकेट होने के बावजूद मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने इन बच्चों की लाश देखी थी जी। हम केस लड़ते हैं, कोर्ट में कार्यवाही करते हैं, लेकिन इस तरह का जब कोई एक हादसा होता है जिसमें इतने छोटे मासूम बच्चों की जान चली जाती है और उनकी अगर बच्चों की लाश हमारे सामने आ जाए तो हमारे भी बच्चे हैं जी। हम हमारे घर में, हमारी सोसाइटी में जब बच्चों को खेलते हुए देखते हैं, पिकनिक पे गए थे ये बच्चे, जैसे ही हमने वो लाश देखी, पहला सवाल जो मेरे जहन में उठा था, इनका क्या दोष है, इन्होंने क्या गलती कर दी, क्या मतलब 7 साल 8 साल 10 साल के ये बच्चे जो इस देश का भविष्य थे, शायद कल को ये भी हमारे फॉरेन डेलीगेट बनकर कहीं जा सकते थे, शायद देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे इनमें से कोई बच्चे। बहुत कुछ उस दिन दिमाग में चल रहा था, बहुत पीड़ा हो रही थी ये सब। लेकिन उस बीच जब हमने रात को मीडिया के माध्यम से ही, मुख्यमंत्री श्री और गृह मंत्री श्री दोनों ही बड़ौदा आ गए थे और उन्होंने मीडिया के सामने सबको एक वचन दिया कि ये उनको भी पीड़ा हुई थी, ऐसा उन्होंने बताया कि ये देखकर जिस तरह जो शायद मेरी भावना थी कि मुझे लाश देखकर तकलीफ हुई थी, पीड़ा हुई थी, तो उस दिन जब मैंने वो वीडियोस जो आज भी इंटरनेट पे अवेलेबल है, मैंने वो सब जब देखा तो लगा मुझे कि शायद वही फीलिंग्स मुख्यमंत्री श्री को भी और होम मिनिस्टर को भी हुई है, जिस वजह से उन्होंने ये कहा कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, इसके लिए जो जिम्मेदार है उन सबको सजा मिलेगी। ये तो उनका स्टैंडर्ड डायलॉग है, कोई पण चमरबंदी ने छोड़वा नहीं आवे। यस, लेकिन और उसी दिन उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि एक मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो करेगी, साथ ही में इस पूरे इंसिडेंट को लेकर कौन जिम्मेदार है उसका वडोदरा के कलेक्टर इंक्वायरी करेंगे और एक ही हफ्ते में 7 दिन में एक रिपोर्ट सरकार में सबमिट करेंगे। मैं ये जो कह रहा हूं कि एक मजाक शायद समझ रखा था इन लोगों ने, जो शुरुआत हुई है, ना ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन में और ना ही मैजिस्ट्रेट की इंक्वायरी में भ्रष्टाचार की कोई बात सामने नहीं आ रही है। दोनों ही जैसे बहुत ईमानदारी से ये प्रोजेक्ट पे काम किया गया है, ये पीपीपी योजना के तहत जो भी कुछ हुआ है सब अच्छे से ही हुआ है, इसी तरह का कुछ रिपोर्ट सरकार के समक्ष रखा गया जी। लेकिन भूल गए ये लोग कि 19 जनवरी 24 को ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने इसमें स्यू मोटो कॉग्निजेंस ले लिया था जी। दूसरे ही दिन न्यूज़पेपर के फोटोग्राफ्स और न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स देखकर संज्ञान लिया गया था और तब से वो मामला हाई कोर्ट में भी पैरेलल चल रहा था। न्याय की उम्मीद इस देश का हर नागरिक अगर कहीं से लगाता है ना, तो वो सरकार, प्रशासन, पुलिस से नहीं, सिर्फ कोर्ट से लगाता है। और ऐसा ही कुछ इस केस में हुआ। जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ी और चीफ जस्टिस साहब ने भी यही क्वेश्चन उठाया कि ये पीपीपी प्रोजेक्ट जो है उसके पेपर्स रखे जाए हमारे समक्ष। जब उन्होंने पेपर्स देखे तो अप्रैल में ही ये चीज क्लियर हो गई थी कि इसमें कुछ सही नहीं है। तमाम रूल्स को बाईपास करके ये प्रोजेक्ट ही इलीगली दिया गया है और
प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आदेश दिया कि आप इसकी 2 महीने में इंक्वायरी करें और आपके इंक्वायरी का रिपोर्ट हमारे समक्ष रखें। जी। मतलब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो गया, कलेक्टर की इंक्वायरी हो गई, और अब हाईकोर्ट के डायरेक्शन से प्रिंसिपल सेक्रेटरी गुजरात सरकार के, उनको भी डायरेक्शन मिला है कि आप इंक्वायरी करें। और उसके बाद 2 महीने के बाद जब इंक्वायरी का रिपोर्ट गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष रखा गया, वो रिपोर्ट में भी जैसे क्लीन चिट देने की कोशिश की गई हो, उसी तरह की रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष जी। और कोर्ट ने उस वक्त बहुत ही अच्छे से सरकार को समझाया ऑर्डर करके कि वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस रिपोर्ट। अच्छा। आपने ये हमारे समक्ष जो रखा है उससे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। और जुलाई महीने में एक डिटेल ऑर्डर दूसरा आया जिसमें कोटिया प्रोजेक्ट को इलीगली ये दिया गया है, उसका पूरा ऑब्जर्वेशंस के साथ, और उसमें उस वक्त के 2 म्युनिसिपल कमिश्नर एच.एस. पटेल और उसके बाद डॉक्टर विनोद राव, इन दोनों ही के नाम से हाईकोर्ट ऑर्डर कर रहे हैं। और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ये कहा कि ऑल इंडिया सर्विस रूल्स जो हैं, इसके तहत इनके सामने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी किया इनिशिएट करे सरकार और एक्शन ले जी। उसके बाद भी, वो ऑर्डर होने के बाद भी आज तक इन पीड़ित परिवारों में से किसी को भी इस इंक्वायरी के लिए बुलाया नहीं गया है। कोई भाई उनके पास क्या डॉक्यूमेंट है कि क्या है ऐसा तो जो हम उनके सामने एलिगेशंस कर रहे हैं। अगर इंक्वायरी का आदेश किया है ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट में जुलाई महीने में, और उसके बाद आप अगर इंक्वायरी कर रहे हो तो बुलाइए तो सही जी। यहाँ आइए, पूछिए, या हमें बुलाइए, हमें नोटिस दीजिए, हम आने के लिए तैयार है। लेकिन कुछ नहीं होता है। अब ये परिवार हम दोनों से एक ही बहुत सीधा सरल सवाल हर बार करता है, खाली धक्का ज खावाना है कि न्याय મળશે। और हम लोग, मैं आपको शुरुआत के जो इस परिवार का एकदम पीड़ा वाला परिस्थिति था, एक फादर ऐसे हैं कि जिनका डिवोर्स हो गया, घर में सिर्फ 3 ही लोग थे, उनके बुजुर्ग पिता जो बेड पे है, वो खुद और उनका ये बच्चा। अब ये बच्चा चले जाने से अब बुजुर्ग पिता और 2 ही लोग घर में रहे। एक ऐसा फैमिली था जिसके घर पर 17 साल के शादी को 17 साल हो गए, उसके बाद उनके घर पर बच्चा हुआ, वो भी चला गया। ऐसा परिवार कि जिन्होंने यूके की पूरी फाइल रखी हुई थी, फादर यूके थे, पूरी फाइल रख दी थी, माँ और बच्चे दोनों फरवरी में एब्रॉड जाने वाले थे, और 18 तारीख को डेथ होने के बाद 4 फरवरी को बच्चों का पूरा फैमिली का वीजा भी आ गया। वो वीजा आने के बाद भी उन्होंने मुझे कहा कि सर मेरे बच्चे का वीजा आ गया। ये देखिए, ये छोटी छोटी चीजें सुनने में लग रही होगी, बट इसका अगर हम इमोशनल एस्पेक्ट जो फेस करते हैं ना, तो जानते हैं। तो मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं क्योंकि हमने ये दर्द झेला है। हम लोग जवाब देते हैं इनको, हम इनको आश्वासन दे रहे हैं कि आप यकीन करो। और जब ये राजकोट में जब अग्निकांड हुआ था तो एक वीडियो सामने आया था, बहुत वायरल हुआ था वो, जिसमें एक फादर ने ये कहा था कि मैं तलवार लेके निकलूंगा और मैं मारूंगा जी। और फिर जो होना हो मेरा चलेगा। वो वीडियो देखने के बाद भी पेरेंट्स आए हमारे पास, और हमने उनको काउंसलिंग किया है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, आप कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे कि जिससे एक की गलती की वजह से बाकियों को कोई तकलीफ पड़े जी। ये काउंसलिंग हम कर रहे हैं लगातार, और हम उनको एक ही वचन दिए जा रहे हैं। उस दिन मुख्यमंत्री श्री ने, होम मिनिस्टर ने वचन दिया था कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि ऑनरेबल हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी आपको डर नहीं है। ऊपर से क्या किया, डॉक्टर विनोद राव को अगर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करनी है तो उसका सबसे पहला रूल है, इतना ऑर्डर, डिटेल ऑर्डर आने के बाद सरकार को सबसे पहला जो करने की जरूरत थी वो ये था कि उनको सस्पेंड करना था जी।
क्योंकि किसी भी अफसर के सामने अगर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करनी होती है तो पहले उसको सस्पेंड किया जाता है और सस्पेंशन के बाद इंक्वायरी चलती है। उनको नौकरी पे चालू रखकर कोई इंक्वायरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसका बेसिक रूल ये है, वजह ये है कि अगर वो अफसर एक आईएएस ऑफिसर वो अपने पद पर है और उसके सामने आप इंक्वायरी कर रहे हो तो वो पद पर नौकरी पर रहने के कारण उसके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं वो उसके डर से सच नहीं बोलेंगे जी। वो अगर अंडर सस्पेंशन होगा, घर पे बैठे होंगे, तो आप अगर इंटरनल इंक्वायरी करते हो तो सच बाहर आ सकता है। ये बेसिक चीज है जी। लेकिन सरकार उसको सस्पेंड करने की जगह पे सरकार उसको प्रमोशन देती है। तो हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद भी प्रमोशन देना तो ये एक तमाचा था इन पूरे परिवार के लिए, जैसे उनके गाल पे तमाचा मारा गया। और यही आकर हमको कहा भी सही, जब प्रमोशन की न्यूज अखबार में पढ़ी, उन्होंने जानी तो उन्होंने यही कहा कि सर आप कह रहे हो कि अब हाईकोर्ट ने कह दिया है तो अब तो एक्शन होगा और अब ये भ्रष्टाचार का पूरा जो घड़ा है वो फूट गया है और अब सामने सारी चीजें आएगी। मेरे पास कोई जवाब नहीं था कि सरकार क्या कर रही है। और इसीलिए क्योंकि वचन जिसने दिया हो हम उसी को तो पूछ सकते हैं जी। अगर मुझे वचन आपने दिया है तो मैं आपसे सवाल करूंगा, बिल्कुल आपका दिया हुआ वचन आप क्यों नहीं पूरा कर पा रहे, आपकी क्या मजबूरी है, उसका जवाब मैं आशीष भाई से नहीं पूछ सकता हूं। तो उस दिन वचन देने वाला इन परिवार को आप अस्पताल गए थे, अस्पताल जाकर आपने वचन दिया कि इसमें हम न्याय करेंगे और आपके साथ जो भी गलत हुआ है उसके सामने एक्शन ली जाएगी। हाईकोर्ट ने कह दिया आपको कि ले लो एक्शन इनके सामने, हमारे ही केस में कहा है, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो। तो जवाब अगर कोई दे सकता है तो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री और गृह मंत्री। और मैं इस सिस्टम को बहुत अच्छे से अब समझ गया हूं। मैं जानता हूं कि मुख्यमंत्री श्री और गृह मंत्री श्री की किसी मजबूरी के कारण ही वो अपना वचन नहीं पूरा कर पा रहे। कोई तो मजबूरी है, किसी तरह की तो मजबूरी है कि हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी वो ईमानदारी से अपना काम जो वो वचन दे बैठे हैं वो नहीं पूरा कर पा रहे। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स ऑनरेबल हाईकोर्ट के समक्ष रखे गए उसका पूरा तो डिटेलिंग उस वक्त नहीं आया, लेकिन हमने फिर उसको और जब स्टडी किया तो एक्चुअली उसमें फेक एंड फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स बने गए हैं। अक्टूबर 2015 में कोटिया प्रोजेक्ट का जन्म होता है और कोटिया प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट देने के लिए 2012-13, 13-14 और 14-15 के 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न जो हो ही नहीं सकते जी। लेकिन रिपोर्ट ऐसी बनाई है, इवेल्युएशन रिपोर्ट जो कॉर्पोरेशन के रिकॉर्ड पर है कि उन्होंने 3 साल के आईटीआर पेश किए। एक्सपीरियंस का कॉलम कि जो ये कहता है कि इनको पास्ट में एक्सपीरियंस था कि नहीं, तो कोटिया प्रोजेक्ट को एक्सपीरियंस ना होने के कारण, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना होने के कारण पहले कोटिया प्रोजेक्ट की फाइल रिजेक्ट कर दी थी। लेकिन उसके बाद एक्सपीरियंस के कॉलम को चेंज किया गया और उसमें यह लिखा गया कि कोटिया प्रोजेक्ट विल वर्क विद प्लानिंग सॉल्यूशन। अब विल वर्क वो फ्यूचर में काम करने की बात, और वो भी किसके साथ, तो प्लानिंग सॉल्यूशन नाम की फर्म, जो फर्म गोपाल शाह की फर्म है। तो गोपाल शाह एक्स टाउन प्लानिंग अधिकारी, इस डॉक्यूमेंट से ये क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं इसमें रिटायर्ड अधिकारी जो है वो भी शामिल है। जो आदमी पूरा सिस्टम जानता है कि किस तरह से पीपीपी मॉडल के नाम पर एग्रीमेंट्स होते हैं, ये सारी पेपर्स फॉरवर्ड होते हैं, रखे जाते हैं। मंगलम नाम की जो दूसरी कंपनी, उसकी फाइल एक्चुअली एलिजिबल थे, वो उन्होंने पास में एपीएमसी का काम किया हुआ था 17 करोड़ का, तो वो एलिजिबल थे। फिर भी मंगलम को नहीं देकर कोटिया को काम दिया गया और उसके एग्रीमेंट होते हैं जुलाई 2017 में, जो विनोद राव साइन करते हैं एग्रीमेंट। लेकिन सभा में ये जो पास होती है फाइल, वो होती है सितंबर 2016 में जी। लेकिन मतलब रिकॉर्ड पर है ये चीज, हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं।
अगस्त 2016 में म्युनिसिपल कमिश्नर को एड्रेस करके एक कोटिया प्रोजेक्ट के लेटर हेड पर एक लेटर है और उसमें हरनी लेक जोन एट मोटनाथ उसका लेटर हेड पर जिक्र है। मतलब वो लेटर कोटिया प्रोजेक्ट के लेटर पेड पे ये सिंबल लेक जोन एट हरनी मोटनाथ आ ही नहीं सकता। एक साल पहले अगस्त 2016 में तो फाइल सभा में पास नहीं हुई थी जी। तो बात ये क्लियर थी कि ये पूरी मैच फिक्स थी कि ये प्रोजेक्ट डे 1 से जब से ये तय हुआ ये प्रोजेक्ट देना है कोटिया को। तो कोटिया को जब एच.एस. पटेल थे उस वक्त फाइल रिजेक्ट कर दी गई। उसके बाद 2016 में जब विनोद राव आते हैं, चार्ज लेते हैं, तो वो फाइल को वापस प्रोसेस किया जाता है। जो पिछली बार फाइल रिजेक्ट होने के टाइम पे जो गलती हुई थी उन गलतियों को ऑन पेपर सुधारा जाता है और फिर सब कुछ होता है। दुख सिर्फ इसी चीज का है, नरेंद्र मोदी जी को हम जो जितना प्यार दे रहे हैं वो जिस पद पर बैठे हैं उनके नाम पर हम इनको वोट दे रहे हैं। आज कॉर्पोरेशन में भी अगर बड़ौदावासी वोट देने जाते हैं ना तो वो ये नहीं कहते कि हमने आशीष जोशी को वोट दिया है। घर पर अगर आकर पूछो, सोसाइटी में पूछो किसको वोट दिया, तो बोलते मोदी जी को वोट दिया। जी बिल्कुल, नाम ही नहीं पता होते, किसी को नहीं पता होता है कि लोकल उनका वार्ड में कॉर्पोरेटर कौन है वो भी उनको नहीं पता होता है। जी। अब मोदी जी को जो ईमानदारी से ऊपर हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनको हम ये सोचते हैं कि हमारे सपने वो साकार करेंगे, लेकिन उन्हीं के नीचे ये अधिकारी लोकल लेवल पर जो भ्रष्टाचार करके उनका नाम बर्बाद कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं मेहनत ये कर रहे हैं कि मोदी जी का नाम खराब नहीं हो। लोग मोदी जी पे भरोसा कर रहे हैं और इस तरह का अगर भ्रष्टाचार हुआ है, सही में अगर ये फाइल जिस दिन भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ये पूरी फाइल विद पेपर्स मोदी जी को देंगे, राष्ट्रपति जी को देंगे और डिटेल इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे हम जी। लेकिन उससे पहले जिसने वचन दिया था, मुख्यमंत्री श्री ने वचन दिया था, गृह मंत्री श्री ने वचन दिया था, प्रधानमंत्री जी के पास जाने से पहले एक बार उनसे पूछ तो ले कि क्या मजबूरी है। हम ये लड़ रहे हैं तो किस लिए लड़ रहे हैं? 12 बच्चों की जान गई है इस भ्रष्टाचार में, तब हम आवाज उठा रहे हैं। अगर हमारे बच्चे नहीं मरे होते तो ये पीपीपी मॉडल के नाम पर आप पूरे देश को बेचाओ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं जी, बिल्कुल। लेकिन अगर कोई मरा, एक भी बच्चा मरा, तो ऑपरेशन होगा। अगर ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारे 26 लोगों को, इंडियंस को, उनकी डेथ हुई, तब एक ऑपरेशन हुआ ना जी। तो ये भी भ्रष्टाचार के सामने का जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन भी प्रधानमंत्री जी ही करेंगे। हम जानते हैं कि जिस दिन हम ये पेपर्स उनके सामने रखेंगे तो ये एक ऐसी फाइल है कि जिसमें अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ, इसमें जब सामान्य सभा में ये फाइल 12 सितंबर 2016 को ये फाइल पास हुई है और उसमें ये जिक्र है 69 कॉर्पोरेटर्स यूनानिमसली, सर्वानुमते मंजूर, कोई विरोध नहीं है। मतलब विरोध पक्ष भी जुड़ा हुआ है इस एजेंडा में, उनके साथ काम कर रहा है, ये फाइल पास हो रही है। लेकिन ये 69 भी अगर ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन हुआ, ये 69 क्यों अक्यूज बनेंगे? क्योंकि एक लाइन लिखी गई है इस मीटिंग के लिए, तमाम कागड़ो जोया, चर्चा विचारणा करी। मतलब आपने कोटिया प्रोजेक्ट का अगस्त 2016 का हरनी लेक जोन वाला लेटर पेड भी देखा, आपने इसका पार्टनरशिप डीड भी देखा जो अक्टूबर 2015 में हुई, तो आपने वो भी देख लिया कि इनकम टैक्स रिटर्न 3 साल के हो ही नहीं सकते जी। तो आपने ये सब मिली जुली सरकार थी, कोई अपोजिशन नहीं था। अगर बड़ौदा का विकास नहीं हो रहा है ना, तो मैं ये स्पष्ट मानता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर जो भ्रष्टाचार कॉर्पोरेशन में कर रहे हैं जी,
उसी की वजह से इस शहर का विकास नहीं हो रहा। लेकिन मैं कोई राजनेता नहीं हूं, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मुझे कॉर्पोरेशन के अंदर क्या हो रहा है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं न्याय के लिए आवाज उठा रहा हूं। मैंने इन 12 बच्चों के परिवारों को मैंने प्रॉमिस दिया है, 2 शिक्षिकाएं गई है, उन परिवार को मैंने प्रॉमिस दिया है कि मुझे 1 रुपया भी फीस नहीं चाहिए। मैं ये केस प्रो बोनो लड़ रहा हूं, मैं फ्री में लड़ रहा हूं। मुझे जो करना पड़ेगा आप सबके लिए, मैं 24 घंटे मेरे घर के द्वार आप लोगों के लिए खुले हैं। लेकिन शिस्त में रहिएगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिएगा। मैं जो आपको समझाऊंगा कि आपको क्या करना है, मैं गाइड करूंगा आपको, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके। उन्होंने आज तक कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया जो अगेंस्ट लॉ हो, बिल्कुल कोई इलीगलिटी नहीं की। फिर भी आज उनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, जैसे वो घर से अगर बाहर भी निकलना चाहे, रोज कमा कर खाने वाले लोग हैं ये। लेकिन अगर मुख्यमंत्री श्री आ रहे हैं, गृह मंत्री श्री आ रहे हैं, हम जानते हैं अभी प्रधानमंत्री श्री आएंगे, इन सबको हाउस अरेस्ट कर लिया जाएगा जी। कहां जाएंगे ये लोग? मुझे लग रहा है अब तो आशीष भाई और आप भी हाउस अरेस्ट हो सकते हैं। ये हम जानते हैं कि जिस लेवल की चीजें चल रही है जी, ये ठीक नहीं है जी, बिल्कुल। लेकिन न्याय आने वाला है, होगा, ये हम जानते हैं। कभी भी डॉक्यूमेंट पे किया हुआ गलत वो छुप नहीं सकता, ना छुपने वाला है। अब जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे ये क्राइम हुआ है ना, मैं ये क्राइम के लिए आवाज उठा रहा हूं। मुझे कॉर्पोरेशन के ये 69 लोगों में शायद मेरे दोस्त भी हैं। ये 69 लोग जो हैं, इसमें जो कॉर्पोरेटर्स हैं, उसमें मैं जानता हूं कि उस बॉडी में, उस मीटिंग में मेरे वो दोस्त थे कि नहीं थे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे परिवार के साथ जुड़े हुए फैमिली मेंबर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं, कॉर्पोरेटर्स को मैं जानता हूं, मेरे फैमिली टर्म्स रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये लड़ इसलिए ले रहा हूं कि मेरा निजी तौर पर ना डॉक्टर विनोद राव के साथ कोई झगड़ा है, ना किसी कॉर्पोरेटर के साथ झगड़ा है। मेरा निजी तौर पर सिर्फ ये न्याय की लड़ाई है। धर्म अधर्म का ये महाभारत चल रहा है, और उस महाभारत में हम जब ये लड़ रहे हैं, हम जानते हैं कि हम बहुत कम हैं जी। हम कम हैं, सामने फौज बहुत बड़ी है जिनके सामने हम ये आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि कोई बात बच नहीं रहा है ना। हम कांग्रेस वाले भी जा रहे हैं और भाजपा वाले भी, दोनों का मिलकर हम तो बोल रहे हैं 69 में दोनों ही आ रहे हैं जी जी। तो ये 69 लोग में जब कभी न्याय की तलवार चलेगी तो ये सभी पे चलेगी, जिसमें मेरे मित्र भी घायल होने वाले हैं, मैं जानता हूं। लेकिन मेरा वो दोस्त है, उसको बचाने के लिए मैं चुप हो जाऊं, वो मैं नहीं हूं। अगर गलत करने वाला मेरा परिवार का भी था या मेरा दोस्त था, तो उसको भी आगे आना चाहिए था। जिस दिन ये हादसा हुआ जी, कि नैतिकता के तौर पर, नैतिकता की वजह से ये भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो मैं वो 69 में था जी। मेरी गलती है और मैं इन परिवार की माफी मांगता हूं। आकर नैतिकता ये हुई, लेकिन अगर उसमें इतनी नैतिकता नहीं है कि वो आगे आकर इस परिवार की माफी मांगे, तो मेरे लिए ये न्याय का लड़ाई है। इस न्याय की लड़ाई में जो सच्चा होगा, फिर उसने अगर गलत किया है, मैं मेरे पक्ष रखूंगा, मैं मेरी फाइल कोर्ट के सामने रखूंगा, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने रखूंगा। अगर उन्होंने सही किया है, उनकी कोई गलती नहीं है, तो प्रभु उनको माफ कर देगा। लेकिन अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उसकी सजा जो सबको मिलनी चाहिए वो उनको भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। 18 जनवरी 2024 का वो दिन, और जब गुजरात के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ये कहते हैं कि कोई पण चमरबंदीने छोड़वामां आवशे नहीं। अब आप ट्विस्ट देखिए, यहाँ तो चमरबंदी जुड़ते गए, आरोपी बनते गए। वहां तो जो हुआ होगा, जिन्होंने साइन किया था और जो कोटिया प्रोजेक्ट चला रहे थे वो शायद चंद थे। उसके बाद बहुत सारे अधिकारी, यहाँ तक कि गुजरात सरकार के मंत्री इसमें जुड़े और उन 12 बच्चे की मौत की वजह आरोपी बने। वो भी कहीं ना कहीं आरोपी है, शायद उन्हें भी पता होगा कि जो हम कर रहे हैं गलत है और 12 बच्चों के साथ अन्याय है। लेकिन उस वक्त जो शायद 69 की बात तो कही गई, बहुत सारे लोग जो उस वक्त ये प्रोजेक्ट देने में सफल रहे, और उसके बाद
जो उन लोगों को बचाने में लगे रहे, वो सारे लोग आरोपी हैं। और आप देखिए पूरी कहानी 1.5 साल से हम सुनते जा रहे हैं और अब उसमें एक के बाद एक पन्ने जुड़ते जा रहे हैं। अब जब आशीष जोशी उनके खिलाफ लड़ते आए, सामान्य सभा में आवाज उठाते आए, पार्टी से तो हटा दिया गया और अब उन पर लैंड ग्रेबिंग जैसा बड़ा मामला लगा दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि उन्हें कहीं ना कहीं फंसा दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए, ताकि ये सारी चीजें जो है बंद हो जाए और हरणी बोट कांड पीड़ितों की आवाज जो है वो दबा दी जा सके। क्योंकि गरीब लोग हैं, अगर आशीष जोशी जैसे बड़े लोगों पर कार्रवाई हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता पर कार्रवाई हो सकती है, तो बेचारे गरीब लोग कहां जाएंगे। आशीष भाई, ये लैंड ग्रेबिंग वाला मामला क्या है? आप इसमें कितने दोषी हैं? आप पर जो आरोप लगा है वो कितना सही और कितना गलत है? लैंड ग्रेबिंग जैसा कुछ वहाँ हुआ ही नहीं है। जो जगह की कलेक्टर बात कर रहे, वहाँ पर गरीब लोग 60 साल से रह रहे। पिछले 30 साल से वहाँ पर सोसाइटी के लोगों ने उस टाइम के स्थानिक कॉरपोरेटर के योगदान से एक मंदिर बनाया था। मैं वहाँ पर पिछले 12 सालों से रह रहा हूँ। जो पोजीशन में वो जगह थी वही पोजीशन में आज भी थी। वहाँ पर एक प्ले सेंटर हुआ करता था और वो जो प्ले सेंटर के बच्चों के लिए एक खेलने के लिए एक जगह कॉर्डन की गई थी। वही जगह ऐसी स्थिति में हमने आज तक रखी है। वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। ऊपर से वहाँ पर एक और कंस्ट्रक्शन जो हुआ है जिसमें 25 से 30 फुट तक पूरा एक 3 मंजिला वैभवी एक बड़ा मकान आलीशान बन गया है, वो कलेक्टर को कहीं नहीं दिखाई दे रहा। और उसकी वजह भी क्या है? वो शायद कोई कर्मचारी है जिसको कोई बचा रहा है और उसको नोटिस भी नहीं दिया गया। और 20 जैसे पशुपतिनाथ महादेव मंदिर को नोटिस दिया और बाकी के गरीब झोपड़पट्टी जो वहाँ से वर्षों से वहाँ रह रहे, 2009 की साल में उन्होंने महसूल भी भरी। वो सब लोग वहाँ रह रहे थे, उनको नोटिस देके और साथ में पहला नंबर आशीष जोशी ने लैंड ग्रैबिंग की। फरियाद में जैसे लिखा जाता है ऐसे फर्स्ट आरोपी तक है वो आशीष जोशी है और लास्ट नंबर के आरोपी है वो पशुपतिनाथ महादेव मंदिर है। इस हिसाब से नोटिस दी जाती है। लैंड ग्रैबिंग अगर कलेक्टर को देखना है तो आप जाइए, पीपीपी मॉडल से लैंड ग्रैबिंग हुआ, सिर्फ 25,000 रुपये में पूरा तालाब दे दिया गया, पूरा जनमहल कैसे दिया, अतापी कैसे दिया, बहुत सारी जगह है। स्कूल जो ये वार्ड 15 में आई हुई है, 40 साल तक ये पूरा ग्राउंड स्कूल ने यूज किया, उसको लैंड ग्रैबिंग बोलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आवाज दबाने के लिए हो रहा है। ये एक ही ऐसी सिटी है, स्मार्ट सिटी तो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों की मौत, माताएं जो रोती है, उसको सुनने वाला कोई नहीं है। आप महिला ले लो तो माता है हमारी मेयर, आप एमएलए ले लो तो माता है हमारी एमएलए। फिर भी ये सिटी ऐसी है, यहाँ पर डोर टू डोर की गाड़ियों से बच्चे कुचले जाते हैं, मर जाते हैं, इंसाफ नहीं मिलता। यहाँ पर बोट पलटी हो जाती है और बच्चे मर जाते हैं और माताएं रोती है। यहाँ पर जॉय ट्रेन से बच्ची मर जाती है और कोई पूछने वाला नहीं है, और अगर कोई पूछने जाए तो लैंड ग्रैबिंग। चलिए, तो लैंड ग्रैबिंग का मामला है, शायद ऐसे बहुत सारे अलग अलग मामले दर्ज हो सकते हैं। जिस तरह से आपने आवाज़ उठाई है और खुलेआम आवाज़ उठाई है, सोचिए आप कि एक नेता जो सालों तक पार्टी का वफादार रहा, पार्टी के लिए काम करता रहा, यहाँ तक कि पिछले मेरे टॉक में खुद वकील हितेश गुप्ता जी ने मुझे कहा था कि राहुल गांधी जब आए थे यहाँ पदयात्रा लेकर, तब हरणी बोट कांड पीड़ितों को वहाँ ना ले जाया जाए, उसका जिम्मा भी आशीष जोशी को दिया गया था। ये सारी बातें वडोदरा शहर के सामने उजागर है और उसके बावजूद कलेक्टर का जो प्रशासन है वो भी अब इसमें शामिल हो गया। कॉर्पोरेशन तो गफले कर ही रहा था, कलेक्टर ने भी पिछले हरणी बोट कांड में भी जो रिपोर्ट दिए हैं, आपने कहा कि बिल्कुल क्लीन चिट जैसे रिपोर्ट दिए हैं, और यहाँ जिला प्रशासन का भी इस्तेमाल होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलिए वीएमसी में है, वहां तो हम देख रहे हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अगर जिला कलेक्टर भी इसमें शामिल हो जाएंगे, हितेश भाई, वडोदरा के लोग कहां जाएंगे? मैडम, हमारे देश की अगर दुर्दशा का भी एक कारण कहूँ ना,
यूपीएससी पास करके आईएएस और आईपीएस जो अधिकारी बन जाते हैं ना, कितनी बड़ी चीज होती है। बिल्कुल। आईएएस आईपीएस यूपीएससी क्रैक करना, एग्जाम पास करना, फिर शपथ दिलवाते हैं देश सेवा को लेकर। जी। लेकिन मैंने इन अधिकारियों की भी हालत देखी। इन अधिकारियों का ये अनपढ़ पॉलिटिशियंस जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं ना, सरकार चलाने के लिए, सिस्टम चलाने के लिए, करप्शन करने के लिए, ये अपनी वो शपथ भूलनी पड़ती है उनको। अगर वो शपथ याद रखे तो सिस्टम एक अलग ही लेवल पे काम करेगा। जी। फिर तो पद पर बने ही नहीं रहेंगे। बिल्कुल। उनको जो भुगतना आएगा ना, वो एक अलग लेवल का भुगतना आता है। जी। इसीलिए ये बाद में जो हो रहा है आज, अब मैं ये इसी लैंड ग्रैबिंग का ही मामला अगर मैं कहूं, कल आपने वहां विजिट भी किया था। यस, मैंने, क्योंकि मुझे समझना भी था कि ये किस तरह से ये सब हुआ है। जी। मैंने खुद इस जगह को विजिट किया। कलेक्टर की नोटिस के हिसाब से 1134 स्क्वायर मीटर का ये फाइनल प्लॉट नंबर 381 है। मतलब 1100 स्क्वायर मीटर जगह। जब मैंने वो जगह देखी तो उस जगह पे सिर्फ आशीष जोशी के मकान के पीछे का हिस्सा जो है, जो करीब करीब 1000 स्क्वायर फीट जितने जगह, सिर्फ उतना ही खुला है। बाकी सारी जगहों पे झुपड़े हैं, कच्चे झुपड़े हैं, जहां पे 60-70 साल से लोग वहां पे रह रहे हैं। परिवार के परिवार वहां जन्मे हैं। मतलब एक 40 साल का एक आदमी था जो मुझे कह रहा है कि मारो जन्म ज इनो छे, इधर ही मैं पैदा हुआ हूं। मेरे पिताजी यहाँ रहते थे जो गुजर गए हैं। विधवा औरत वहां रह रही है जो कह रही है कि सास ससुर के टाइम से मैं यहीं पे हूं। और 2009 का उन्होंने मुझे एक लेटर दिखाया मुख्यमंत्री के ही कचेरी से म्युनिसिपल कमिश्नर वडोदरा महानगर सेवा सदन को, कॉरपोरेशन को एक लेटर लिखा गया था। एक लोक फरियाद थी जो नवंबर 2009 में फॉरवर्ड की गई थी मुख्यमंत्री साहब की कचेरी से कि रतिलाल पार्क वाले ये जो झुपड़े हैं, इन झुपड़ों को रेगुलराइज करने की कार्यवाही की जाए और उनको तोड़ा नहीं जाए। इस तरह का लेटर नवंबर 2009 में मुख्यमंत्री की ही कचेरी से आया हुआ है। 2009 में सरकार इसी शासन की थी, यही पक्ष था 2009 में भी। तो और मतलब राज्य सरकार भी यही थी और कॉरपोरेशन भी जो बॉडी थी वो भी यही थी। लेकिन ये सब शायद भूलकर इन्होंने हड़बड़ाहट में नोटिस दी। अब ये जो नोटिस दी, नोटिस देने के बाद 17 तारीख को सुनवाई के लिए जब हमको हाजिर रहना था, उससे पहले इसमें 2 नाम तो ऐसे थे कि जिनके वहां पे कोई झुपड़े ही नहीं है। अच्छा। राहुल वंजारा करके एक लड़का, जिसको हमने फिर बहुत ढूंढने की कोशिश की कि भाई ये है कौन, कि इसका नाम मतलब ना झुपड़ा है इसका यहाँ पे ना कुछ है। जी। दूसरे एक कहार थे, उनका भी वहां पे कोई झुपड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। और एक लड़का था, मतलब 7, 8 और 9 नंबर पे जो नाम के जिक्र थे वो ऐसे लोग थे कि जो जिनका वहां पे कुछ भी नहीं है, ना झुपड़ा है ना मकान है, 1 फीट का भी कोई उनको लेना देना नहीं। कल मुझे फाइनली ढूंढने पे ये राहुल नाम का जो लड़का है वो मिल गया। राहुल वो 18 साल का एक युवान है, 2006 में जन्मा हुआ और जो रहने वाला है वाड़ी विस्तार का। अच्छा। वो वहां पे ना कभी रहता है ना कुछ। तो उसका नाम कैसे आया? तो वही मैंने उससे जब पूछा तो यही कला दर्शन के पास जब पुलिस और कॉरपोरेशन की टीम वहां पे आई थी तो बहुत सारे लोगों, बहुत भीड़भाड़ हुई थी और उस भीड़भाड़ में वो एक ही चीज सभी लोगों से पूछ रहे थे बार बार कि आशीष जोशी को आपने कभी कुछ पैसा दिया है? आप इस झुपड़े में रहने के लिए आशीष जोशी को कोई पैसा चुका रहे हो? इस तरह के सवाल कर करके सबके नाम लिखे जा रहे थे। अच्छा। उसमें इस लड़के को भी नाम पूछा गया। उसने बोला कि मैं आशीष जोशी को न जानता हूं, 18 साल का लड़का है, अभी अभी उसकी 18 साल की एज उसने 2024 में खत्म की है। तो उसने क्लियर बोला, मैं आशीष जोशी को जानता हूँ ना, मुझे इसमें यहाँ किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है।
उसको भी नोटिस। अच्छा। ये किस तरह की सिस्टम चल रही है? मतलब जो 9 लोगों के सामने आपने सुनवाई के चंद मिनटों पहले, आधे घंटे पहले दूसरी नोटिस जारी कर दी 11 लोगों के नाम की, और उसमें महादेव जी भी आ गए और ये कहा गया कि भाई आपको आने की आवश्यकता नहीं है, आपकी नोटिस ड्रॉप हो गई जी। तो वो 9 लोग के अंदर जो बच्चे थे उसमें से भी 3 नाम ऐसे थे कि जिसको कोई वहां पे लेना देना ही नहीं है कुछ भी। और फिर जब मैं कल जगह की विजिट करता हूं और दुखी हुआ मैं वहां जाके, क्योंकि वहां पे एक्चुअली जो झुपड़े में रह रहे हैं 60-70 साल से, उनमें से सिर्फ 2 ही झुपड़े वाले ऐसे हैं कि जिनको नोटिस आई है, जिनका जवाब किया गया जी। बाकी जितने भी झुपड़े वाले हैं वहां पे, उनमें से किसी को नोटिस नहीं है। मतलब जो इसमें भी सिलेक्टेड हो गए, मतलब कि आप चुन रहे हो कि ये झुपड़ा वाला भले यहाँ पे रह रहा है, आप रहने दो, हम इसके सामने कार्यवाही। हाँ, मतलब आनंद फानन में जितना समझ आया, जो हाथ में आया, बट वर्ष जो मैंने जाना, जो सबसे बुरी चीज वहां पे मैंने जानी वो ये थी कि वहां पे मैंने प्रॉपर कंस्ट्रक्टेड 3 मंजिली एकदम वैभवी मकान पाया वहां पे। और ठीक झुपड़े के जयश्री बेन नाम से एक को नोटिस है, उनका हमने एफिडेविट भी दिया। उनके झुपड़े की ठीक सामने 3 फीट पे, बीच में 3-4 फीट का खाली छोटा सा चलने के लिए रास्ता है, उनके ठीक सामने ही है 3 मंजिली मकान, 25 से 30 फीट जितना एनक्रोचमेंट। इसको कहते हैं लैंड ग्रैबिंग। अगर लैंड ग्रैबिंग एक्ट 2020 की जो प्रावधान है, जो डेफिनेशन है ना, वो उसके हिसाब से तो वो मकान था लैंड ग्रैबिंग वाला। ये झुपड़े जो है ना, वो लैंड ग्रैबिंग में नहीं आएंगे, क्योंकि ये 60 साल से वहां पे रह रहे हैं। उनको आपको अगर खाली करवाना है तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, सरकार के जो नियम है, उसके हिसाब से उनको वहां से लेकर उनका कहीं पुनर्वास करना पड़ेगा, उनको कहीं घर देना पड़ेगा, तब वो वहां से खाली होंगे झुपड़े। तो उनको तो रिलोकेट करना है जो वहां पे झुपड़े में रह रहे हैं। लेकिन जिसने सरकार की जगह पे मकान बांध दिया, तो मैंने पूछा उनको कि इनको क्यों नोटिस नहीं आई। तो उन्होंने, जो वहां पे ये लोग जो थे झुपड़े वाले, उन्होंने ये कहा हमें कि जब ये मेजरमेंट ले रहे थे, पुलिस वाले हाजिर थे और कॉर्पोरेशन के अफसर, जब मेजरमेंट की कार्यवाही हो रही थी, तो ये मकान वाले भाई साहब ने फोन पर कुछ उनके साथ बात कर ली और फिर उन्होंने वो मकान छोड़ दिया। अच्छा। मतलब एक फोन कॉल पे लैंड ग्रैबिंग का केस बंद हो गया। वेरी नाइस। ये किस तरह का सिस्टम चल रहा है? टारगेट पे सिर्फ आशीष जोशी जी। वजह क्या? हरनी लेक जोन केस। और अब उसमें भी ये जो मकान था, जो आशीष जोशी के भी नाम पे, वो भी उन्होंने हड़बड़ाहट में ही कर दिया। हमने 17 तारीख को जब हम अपीयर हुए, आशीष जोशी का एक डिटेल में हमने एक रिप्लाई रखा है, उसमें हमने क्लियर कर दिया कि 2009 में ये मकान जब खरीदा है, तो भी आशीष जोशी मालिक नहीं है। आशीष जोशी की वाइफ है वैभवी जोशी, उनके नाम का सेल डीड है, वो मालिक है इस जगह के। तो एक्चुअली नोटिस अगर आना चाहिए तो वो वैभवी बहन को आना चाहिए। वहां भी मिस्टेक हुई है, तो पहली गलती वहां हो गई जी। अब इसके साथ साथ हमने फोटोग्राफ्स रखे 1997 के, जो वहां टाइनी टॉट्स नाम का स्कूल था। फॉर्चुनेटली उसी स्कूल में आशीष जोशी की बेटी भी पढ़ रही थी। अच्छा। और वहां पे नवरात्रि का जब सेलिब्रेशन हुआ था, तो पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चों का नवरात्रि का अक्टूबर 1997 के पुराने फोटोग्राफ्स वो आशीष जोशी को अपने उसमें से मिले। और एक ब्लैक बोर्ड पे तारीख भी लिखी हुई थी, जिसमें मैडम और सब दिख रहे हैं। हमने वो भी रखा। और वो वही जगह थी जो आज आशीष जोशी को एनक्रोचमेंट कहा जाता है। वहां पे गेट भी बना हुआ था, वहां पे कंपाउंड वॉल भी दिख रही है, और वहीं पे खुली जगह पे जो ये 1000 स्क्वायर फीट जैसी जगह जो है, जो आज भी खुली है, वहां पे वही बच्चे खेल रहे हैं और गरबा कर रहे हैं। उसके भी फोटोग्राफ्स हैं। तो जो 1997 की पोजीशन थी, उसी पोजीशन में आज भी है जी। और इनके फिर भी आप ऐसा मानते हो कि आपको टारगेट करना ही है, लैंड ग्रैबिंग की कार्यवाही करनी है, तो 2009 से आज तक क्या एक भी नोटिस किसी भी तरह का अगर इलीगल
पोजीशन आशीष जोशी के पास है या वैभवी जोशी के पास है, क्या आपने कोई नोटिस दी? तो नहीं। सिर्फ सस्पेंड करने के बाद आप ये कार्यवाही कर रहे हो। इनके अगर इस केस में कल को, अभी तो कमिटी इंक्वायरी कर रही है, हम हमारे एविडेंस रख रहे हैं, आज भी हम और एविडेंस रखने वाले हैं। हमने सारे एविडेंस रखकर बहुत क्लियर बता दिया है कि आपने डे 1 नोटिस भेजी थी, वो भी गलत है। उसके बाद 9 जन के लिए भी जो नोटिस है वो भी आपकी गलत है। आशीष जोशी को कोई लेना देना ही नहीं है इस पूरी जगह से। और ये पूरी जगह को जो विवाद था, मंदिर की बाजू की जगह, वो आज भी खुला प्लॉट है। वहां पे 1 फीट का भी कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन किसी के भी पोजीशन में है ही नहीं जगह। वो फोटोग्राफ सब कुछ हमने पेश कर दिया है पूरा, और हमने वो फोटोग्राफ भी दिखाए, रखे हैं रिकॉर्ड पर, कि किस तरह से ये 3 मंजिली वैभवी मकान पूरा बना हुआ है। उसके सामने आप चुप बैठ रहे हो, तो वो पॉलिटिकली पहुंचा हुआ है। और मैडम ये सब जो हो रहा है ना, मैं वो अच्छे से जानता हूं कि वजह सिर्फ और सिर्फ हरनी लेक केस है जी, हरनी बोट कांड, उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है वही वजह है। क्योंकि अब ये जो 20 अक्यूज थे जो पहले जेल में थे ना, वो अब बाहर है जी। पुलिस ने कोर्ट में एफिडेविट किए थे कि ये अक्यूज्ड पॉलिटिकली, फाइनेंशियली बहुत पहुंचे हुए हैं जी। हम अच्छे से जानते हैं कि गोपाल शाह को अरेस्ट कर लिया, पर गोपाल शाह ही तो पूरा भ्रष्टाचार का मास्टरमाइंड था जिसके सामने हम आवाज उठा रहे हैं। और उसी के लिए आपने एफिडेविट किए हैं कोर्ट में कि ये लोग पॉलिटिकली बहुत पहुंचे हुए हैं। अब क्या परिस्थिति है कि ये लोग जो बाहर हैं, कोर्ट में अब केस चालू होने वाला है, अब विटनेस इसको बुलाया जाएगा। हरनी बोटकांड के जो विक्टिम्स हैं, जो इस केस के मेन विटनेसेस हैं, उनको अब आना पड़ेगा कोर्ट में। और उनको पीठबल जो अगर दे रहा है, उनको अगर कोई हिम्मत दे रहा है, तो वो है आशीष जोशी। तो अगर आशीष जोशी पे वार करते हैं तो ये जो हिम्मत है इन पीड़ितों की, वो टूट जाएगी जी। वो कोर्ट में आने से डरेंगे, वो कोर्ट में बोलने से डरेंगे। एक इनडायरेक्टली प्रशासन ऐसी खौफ की परिस्थिति का निर्माण करने जा रही है कि जिन लोगों के सामने इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जिनको कोर्ट में चार्जशीट कर दी गई है, जिनके सामने, उनके सामने भी कोई कोर्ट में आकर बोलने की हिम्मत ना करे, उस तरह की एक परिस्थिति का निर्माण है ये। और इसी वजह से लैंड ग्रैबिंग का जो भी ये प्रोसेस कर रहे हैं, अगर इन्होंने, शायद कमिटी ने किसी भी दबाव के कारण, किसी भी पॉलिटिकल रीजन से, या आशीष जोशी को टारगेट करने की वजह से भी, अगर इन्होंने आशीष जोशी के साथ साथ अगर इन गरीब जो झुपड़े में रह रहे हैं इतने सालों से, अगर उनको भी टारगेट किया, तो हमारी लड़ाई कुछ गरीबों के लिए तो चल ही रही है। वो भी पत्रे के टीन में ही रह रहे हैं, और ये वाले गरीब भी उस ऐसी झुपड़पट्टियों में रह रहे हैं। तो लड़ाई कंटिन्यू करेंगे। बड़ौदा के एक कोने से शुरू हुई लड़ाई दूसरे कोने तक जाएगी। लेकिन अगर बात जाएगी तो ये हम इसको बीच में नहीं छोड़ेंगे। न्याय की ये लड़ाई हम जानते हैं कि लंबी चलने वाली है, लेकिन इसको अपने मुकाम तक हम पहुंचाएंगे, चाहे उसके लिए हमें जो नुकसान भुगतना पड़े, उस नुकसान के लिए हम मेंटली तैयार हैं। सर, एक छोटा सा जवाब, लैंड ग्रैबिंग की सजा क्या होती है? अगर कोई साबित होता है कि इसने किया है तो क्या सजा होती है? सबसे पहले तो लैंड ग्रैबिंग की जो प्रावधान है उसके हिसाब से जगह के ऊपर कब्जा होना किसी का, वो एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। अगर जगह खुली है तो पोजीशन किसी का है नहीं। अब जो पोजीशन में है वो अगर प्रूव हो जाता है कि ये इलीगली पोजीशन लिया हुआ है, किसी की जगह पे या सरकार की जगह पे कोई इलीगली पोजीशन करके रह रहा है, तो पहले तो वो पोजीशन लेने की प्रोसेस, और कमिटी जो है, कलेक्टर के एक कमिटी होती है जिसके हेड कलेक्टर खुद होते हैं, वो कमिटी इसका निर्णय लेती है कि क्या इसमें लैंड ग्रैबिंग एक्ट के तहत मुकदमा, एफआईआर, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जी। और अगर वो होता है तो जो सजा के प्रावधान है वो 14 ईयर मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की प्रोविजंस है। अच्छा। नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो अगर एफआईआर दर्ज होती है तो
100% आशीष जोशी से लेकर इन सभी गरीबों को जेल में डाल दिया जाएगा, फिर जमानत की कार्यवाही होगी, वो सारा बात का प्रोसेस है। लेकिन वो भी उतना ही है कि भले अगर ऐसी एटलीस्ट इस केस को लेकर, क्योंकि मैंने इस केस के हर एक पेपर को मैंने देखा हुआ है, मैं जानता हूं, अगर इसमें कलेक्टर की कमेटी FIR वाले निर्णय पे आती है तो ये FIR क्वाश हो जाएगी। ये FIR ऑनरेबल हाईकोर्ट में अगर चैलेंज की जाती है, ये FIR बिल्कुल टिकने वाली नहीं है, उस तरह की ये FIR होगी। चलिए, डॉक्यूमेंट के आधार पर कह रहे हैं वकील हितेश गुप्ता कि इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन जिस तरह से आशीष जोशी को दबाने की कोशिश की जा रही है, एक आखिरी सवाल जरूर पूछना चाहूंगी कि आशीष जोशी चुप हो जाएंगे अब? एक बात बोलूंगा, सक्या रड़ी ना पार्थ सम ना सहारो कृष्ण नो, पण युद्ध जोई थर थरे ए कोई बीजा हसे, हमें बेव परशुराम मत चाहिए। जिस दिन से हमने हरणी लोक जोन में सबको बोला है, कमिटमेंट दिया है कि कहीं ना कहीं हम आपके साथ रहेंगे, ये स्कूल मेरे वार्ड की है, ज़्यादातर बच्चे मेरे वार्ड के हैं, तो हमारी भी एक नेता के तौर पे, एक नगर सेवक के तौर पे एक जिम्मेदारी है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ मयूरिका जी कि हम कोई पार्टी के खिलाफ, कोई हुद्देदार, किसी नेता के खिलाफ अभी भी नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं इस सिस्टम के खिलाफ। आपकी पार्टी ने आपके साथ गलत किया और अभी पूरे बड़ौदा ने देखा, पूरे गुजरात को समझ में आ गया है कि ये गलत हो रहा है। आज भी मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरी पार्टी के प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को और किसी को भी नैतिकता के तौर पे वो जाके प्रधानमंत्री को जाके दिखा दे कि हमने हरणी लेक जोन में बोलने वाले आशीष जोशी को सस्पेंड कर दिया है, पूरी डिटेल समझा दे, तो सब बात क्लियर हो जाएगी। और बड़ौदा पे जैसे प्रधानमंत्री के समक्ष जाएगा, न्याय मिल जाएगा, ऐसा मानते हैं? मैं उनके स्वभाव से वाकिफ हूं कि जैसे 26 आदमी हमारे देश के आतंकवाद के भोग बन गए और उन्होंने जिस हिसाब से सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, उस हिसाब से अगर पूरी सिस्टम इस तरह से काम कर रही है, अगर उनके जहन में एक बार बैठ गया तो यहाँ पर भी बड़ौदा में नेता से लेकर अधिकारियों पे सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे। चलिए, बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की कोई कार्रवाई हो और उनका निर्वाचन क्षेत्र, यहाँ मुख्यमंत्री थे नरेंद्र भाई मोदी और वहाँ से चुनकर आए और गए दिल्ली, और अब देश दुनिया में भारत का नाम जब रोशन कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है वडोदरा पर एक नज़र तो उन्हें बनाए रखनी चाहिए कि वडोदरा में क्या हो रहा है, क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री खुद यहाँ आके कहते हैं कि वडोदरा का विकास नहीं हो रहा है, जिसकी वजह क्या है वो पूरा वडोदरा जानता है। वडोदरा महानगर पालिका के साथ साथ वडोदरा भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, जो कार्यवाही है, वो कहीं ना कहीं वर्कआउट नहीं हो रही है। पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, बीएमसी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो काम नहीं हो रहा है और जो नहीं होने वाली जो सिस्टम चलाई जा रही है कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वो पूरा वडोदरा शहर उसके सामने सब खुला पड़ गया है। अब मुझे लग रहा है कॉर्पोरेशन के भी चुनाव है, उसके बाद 2 साल बाद विधानसभा के चुनाव आएंगे। मुझे लग रहा है कि वडोदरा शहर के लोगों को थोड़ा आंख नाक कान खोलकर सोचना होगा और सवाल उठाने होंगे कि अगर आशीष जोशी के साथ ऐसा हो सकता है, वो गरीब पीड़ित परिवार जिनके बच्चे चले गए, उनको अब, क्योंकि वो राजा रानी तालाब के आसपास रहते हैं, उन्हें भी नोटिस दे दिए गए हैं कि आपको घर खाली करने पड़ सकते, कभी भी वहां भी बुलडोजर चल सकता है, यानी कोई भी यहाँ सुरक्षित नहीं है। आज आशीष जोशी है, आज हरणी बोट कांड के पीड़ित है, हो सकता है कि कल वहां मैं हूं, कल वहां वकील हितेश गुप्ता हो, कोई भी निशाने पर आ सकता है। ऐसे में हर किसी को आवाज उठानी होगी, एक दूसरे के लिए आवाज उठानी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। कुछ बहुत अच्छी बातें और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो थोड़ी सी लैग थी, वो आज हमें ऑथेंटिकली वकील हितेश गुप्ता जी ने बताई है कि किस तरह की कार्यवाही चल रही है और नजर बनी रहेगी। भले 1.5 साल हो गया, हम अभी तक चिल्लाते ही जा रहे हैं कि न्याय नहीं मिला है, न्याय मिला है, लेकिन आगे भी मुझे लग रहा है ये मामला हम जीवंत रखेंगे और इस मामले पर आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि जहां 12 बच्चे थे वहां कल हमारे भी बच्चे हो सकते हैं और इसीलिए हम सबको एक मिलकर आवाज उठानी होगी, आवाज बुलंद करनी होगी। वीएनएम टीवी पर इस तरीके की बातें आप हमेशा ही देखते रहते हैं। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कर लीजिए। बहुत सारी आप रील्स ये वो शेयर करते रहते हैं, लेकिन ये सारी बातें अगर लोगों के जहन तक पहुंचेगी तो लोग सोचने के लिए मजबूर होंगे कि आखिरकार वडोदरा में
चल क्या रहा है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डीडी हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। बहुत